हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट इन निट्जी गुरु क्लासेस। माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा था और मैंने पहले ही आपको कहा था कि जो बोर का मॉडल है इससे दो कंक्लूसिव रिजल्ट्स निकलेंगे। एक बोर एटॉमिक मॉडल जिसमें आप रेडियस ऑफ शेल निकालते थे, डिफरेंट शेल, और दूसरा था हमारा बोर एनर्जी मॉडल। तो जो बोर रेडियस मॉडल है इस पे हमने पढ़ाई कर ली थी, एक बार याद कर लेते हैं। आज का टॉपिक बच्चे हमारा रहेगा बोर एनर्जी मॉडल। बोर एनर्जी मॉडल ये एक्चुअल में क्या है, इसका काम क्या है। तो बोर एनर्जी मॉडल मतलब एटम के चारों ओर जो डिफरेंट टाइप के जो शेल्स होते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, उन सब की एक अपनी पर्टिकुलर एनर्जी लेवल होती है। वो एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या होती है ये सबसे पहले किसने बताया? तो नील्स बोर ने। इसीलिए उसको क्या बोला गया? बोर एनर्जी मॉडल। इसको पढ़ने से पहले बच्चों मैं एक काम करता हूं, मैं बोर रेडियस मॉडल और उससे जो रिजल्ट्स आए थे उसको मैं बस एक बार ना रिकॉल करता हूं, बिकॉज एनर्जी मॉडल में हमको उन रिजल्ट्स का काम है देखना, ठीक है। तो रेडियस मॉडल अगर आपको याद आ रहा होगा तो बीच में होता है एटम के न्यूक्लियस और चारों तरफ रहते हैं भैया कौन? शेल। मान लीजिए रेडियस क्या है? आर है या R1 है, जो भी आपको कहना चाहें, या R2 रेडियस है, और ये क्या है आपका? R3। आपने रेडियस के लिए दो फोर्सेस को इक्वेट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बच्चों क्या लाए थे? तो ये था Ze²/r², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है तो बच्चों mv²/r। जब आपने ये रिलेशन लिया था ना तो आपको एक रिजल्ट मिला था, दैट वाज Ze²/r mv²। और आप याद कीजिए, मैंने पिछले वीडियो में जब हम बोर रेडियस मॉडल पढ़ रहे थे तब मैंने कहा था कि आप इसको एज ए रिजल्ट यूज करेंगे एनर्जी मॉडल में। कहां यूज करेंगे? एनर्जी मॉडल में। तो चलो आ जाओ बच्चों, एनर्जी मॉडल की बात करते हैं। मान लो ये हमारा फर्स्ट शेल है n=1, ये सेकंड शेल है, और ये क्या है? मेरा थर्ड शेल। क्या लेना है? एनर्जी। एनर्जी मींस टोटल एनर्जी। कभी भी आप कैलकुलेट करने जाओगे तो आप क्या लोगे? टोटल एनर्जी, टीई, टोटल एनर्जी। और आप सबको पता है कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है जो न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स के पास कौन कौन सी एनर्जी है? तो सबसे पहली बात कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं या रोटेशन कर रहे हैं तो उनके पास खुद की सर्कुलेशन एनर्जी है, एज वेल एज अपने पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी है। मोशन में है तो काइनेटिक एनर्जी है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। पर बच्चों, जब भी आप टोटल एनर्जी के बारे में बात करते हैं ना तो आप हमेशा जान लीजिए एनर्जी को हम क्लासिफाई करते हैं दो फॉर्म में। एक होता है मैकेनिकल एनर्जी और दूसरा होता है स्टोर्ड एनर्जी या इंटरनल एनर्जी। और ये जो मैकेनिकल एनर्जी होता है ना, इसकी वैल्यू कंपेयर टू स्टोर्ड एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। ये वाइब्रेशनल, ये सर्कुलर एनर्जी, ये इसकी वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल होगी कंपेयर टू काइनेटिक एंड पोटेंशियल। दैट्स व्हाई जब भी हमको टोटल एनर्जी लाना रहता है हम हमेशा क्या करते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कारण क्या है? बिकॉज दिस टू एनर्जीज आर मैकेनिकल एनर्जी, और मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू स्टोर्ड एनर्जी से बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उनके सामने जो डिफरेंट टाइप के वाइब्रेशनल, सर्कुलर या जो भी वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी यहां पर रही होंगी वो सभी के सभी क्या कर दी जाएंगी? नेग्लेक्ट कर दी जाएंगी। और टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और प्यारे बच्चों, आप सबको पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv², नो डाउट। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी का 9-10 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो एक फॉर्मूला याद आता है mgh। mgh पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। पर आप कहां काम कर रहे हो बच्चों? एटम्स में। एटम का साइज क्या है? 10⁻⁻10 मीटर, 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम है बच्चों 10⁻⁻10 मीटर। और इतने माइनर डिस्टेंस पे, इतने नेग्लिजिबल डिस्टेंस पे जब पार्टिकल आपको दिखाई तक नहीं दे रहा है, वहां ग्रेविटी काम नहीं करती। वहां ग्रेविटी काम नहीं करती क्योंकि ग्रेविटी तब काम करती है जब डिस्टेंस बहुत लार्जर हो, एटलीस्ट सेंटीमीटर के लेवल में तो रहे। अर्थ और सन के बीच में ये कितने करोड़ किलोमीटर का डिस्टेंस है, दैट्स व्हाई वहां ग्रेविटी वर्क कर रही है। तो बहुत छोटे डिस्टेंस पे फोर्सेस को क्लासिफाइड है डिफरेंट फॉर्म में। हर रेंज का अपना एक फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इन सब में काम करेगा बच्चों। एमस्ट्रॉन्ग लेवल पे ग्रेविटी नहीं काम करेगी। मतलब ये जो मैं mgh लिखता पोटेंशियल एनर्जी का, ये एक्चुअल में करेक्ट नहीं रहता। ये बात तो हमको समझ में आ गई। तो अब क्या करेक्ट होगा उस पर बात करनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करता हूं बच्चों, क्या लाना है हम लोग को?
पोटेंशियल एनर्जी। ओके, आप ना इसको थोड़ा फोकस करना ना। मान लीजिए मेरा जो हाथ है ना, ये अर्थ का सरफेस है, और अगर ये अर्थ का सरफेस है, उसके ऊपर ये मार्कर रखा हुआ है, रेस्ट में काइनेटिक एनर्जी 0, इसका हाइट भी क्या है 0, दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी भी 0। मतलब यार टोटल एनर्जी कितनी हो गई 0 0। ठीक है, अब अगर मैंने इस मार्कर को ऐसे पकड़ के यहां से यहां ला दिया, एक पर्टिकुलर हाइट दिया बच्चों, जैसे ही मैंने इसको एक पर्टिकुलर हाइट दिया, अभी भी ये रेस्ट में है, तो काइनेटिक तो 0 है, बट आपको पता है ड्यू टू गेनिंग ऑफ हाइट इसका पोटेंशियल एनर्जी अब 0 नहीं है। और पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी आया। वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आया? जब मैंने इसको उठा के यहां से यहां लाया। मतलब कि इसको यहां से उठा के यहां लाने में हम जो वर्क कर रहे हैं, वही वर्क किस में स्टोर हो जा रहा है? पोटेंशियल एनर्जी में। तो आगे से याद रखना, फिजिक्स में भी जगह जगह आपको इसका हेल्प पड़ेगा कि पोटेंशियल एनर्जी लेना है तो आप क्या लेना है? स्टोर्ड वर्क। और वर्क बोल लो, एनर्जी बोल लो, दोनों का यूनिट क्या है? जूल है। ठीक है, तो मैं यहां पर समझ गया कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही हो गया मेरा वर्क डन। ठीक है, इनके सिंबल बस अलग रहेंगे। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, चीजों को आप आराम से अंडरस्टैंड करो, चीजें के पीछे का साइंस जानो, रटो मत। ठीक है, वर्क डन आप सबको पता है क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए आ जाइए यहां पर आप किसकी पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा फोर्स लग रहा है? तो न्यूक्लियस के टूवर्ड्स लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। अट्रैक्शन फोर्स कौन सा फोर्स है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती थी? Ze²/r²। हालांकि के भी रहता था, बट आपको पता है रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से अंदर का पूरा स्पेस में क्या है? एम्प्टी है, एयर है। दैट्स व्हाई हम के को कितना ले लेते हैं? 1। तो वहां से इग्नोर कर दिए, के को हटा दिए, क्या मिला? Ze²/r²। ये क्या है? मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू। और डिस्टेंस बच्चों कितना है? डिस्टेंस रेडियस के इक्वल ही तो है, तो यहाँ डिस्टेंस की जगह पे क्या रखा? r। अब आप देखेंगे ये पार्ट क्या हो गया? सिंपली कैंसल। तो हमें मिल रहा है हाफ mv² प्लस, अच्छा हाँ, पोटेंशियल एनर्जी के लिए याद रखना सामने क्या लगाना है? माइनस, क्योंकि स्टोर्ड वर्क है ये। बेसिकली आप लोग जब ग्रेविटी के चैप्टर पढ़ेंगे फिजिक्स में, तब आप वहां भी देखेंगे कि भैया जो वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आई है वो भी नेगेटिव में रहेगी। बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्टोर्ड वर्क, और उसकी सिंबल को आपको नेगेटिव में कंसीडर करना है। तो ये प्लस माइनस क्या हो गया बच्चों? माइनस हो गया। हमें क्या मिला? Ze²/r। कोई डाउट नहीं। ठीक है, सारी बातें आराम से समझ में आई होंगी कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही हमने क्या किया? स्टोर्ड वर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन लग रहा था? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और डिस्टेंस की जगह पे रेडियस लगा दिया। भैया रेडियस पे तो बात करना है ना, हर शेल का अपना अपना रेडियस है, वही हर शेल का अपना अपना डिस्टेंस है। मैंने डाटा को थोड़ा बहुत सॉल्व किया, ये इतना पार्ट मुझे मिला। माय डियर स्टूडेंट, ये जो mv² आया है, देखो यहाँ पे ये mv² रेडियस मॉडल में यूज किए थे, ये रिजल्ट आया था रेडियस मॉडल में। तो इस mv² की जगह पे अब आप डायरेक्टली इस रिजल्ट को यूज कीजिए। mv² की जगह पे बच्चों हमने क्या लिखा? Ze²/r माइनस, यहां भी क्या हो रहा है? Ze²/r। अब ध्यान से देखिएगा, चलिए मैं थोड़ा सा इसको हटा रहा हूं और यहीं पर मैं रिजल्ट्स को लिख दे रहा हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, यहां से अब हम यहां आने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, Ze²/r ये एनर्जी चल रहा है ना, ये किसके एक्सप्रेशन चल रहा है? टोटल एनर्जी। क्या है ये? टोटल एनर्जी ला रहे हैं आप किसी भी शेल के, पर्टिकुलर शेल का। तो ये टोटल एनर्जी इक्वल टू Ze²/r बच्चों हमारा कॉमन हो गया, बिकॉज यहां भी है और यहां भी है। अंदर में कौन बचा? 1/2 माइनस, यहां कुछ भी नहीं है तो क्या है बच्चों? 1। तो इसको मैं 1/1 लिखता हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, Ze²/r तो है, ठीक है, 1/2 में से 1 माइनस हुआ, हाफ में से 1 माइनस हो रहा है, मींस माइनस हाफ बचेगा। तो फाइनली आपको क्या मिल रहा है? माइनस Ze² में 2r। दिस वाज द माय टोटल एनर्जी। याद रहेगा ये? r का आप लोग को रिजल्ट याद है, रेडियस मॉडल में आपने देखा था। इस r की आपने जो फॉर्मूला लाया था, बस बच्चों आप उसको लाके यहां पुट कर दो। तो यहां से जब मेरा एनर्जी आएगा तो वो हो जाएगा माइनस Ze²/r की जगह पे बच्चों मुझे याद होगा कि, सॉरी मुझे पता है कि आप लोगों को ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। n² h² 4π² mze², यही आता था।
रेडियस का फाइनल फॉर्मूला। अब आपको पता है ये वाला पार्ट पलट के ऊपर आ जाएगा, जैसे ही वाला पार्ट पलट के ऊपर आएगा माइनस जेड स्क्वायर तो पहले से बाहर है, और 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे क्या चल रहा है तो 2 और क्या बचा है तो एन स्क्वायर एच स्क्वायर बचा है। कोई दिक्कत नहीं है, बस कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है, ठीक है, और कोई बात ही नहीं है। और कैलकुलेशन को हम साइंस में नहीं कंसीडर करते हैं, वो तो वर्क है, रफ वर्क है। अब प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये 2 और ये 4 कैंसिल होने वाला है, बाकी कुछ कैंसिल हो रहा है क्या तो नहीं हो रहा है। तो आप यहां तक नोट कर लीजिए, और इस पार्ट को थोड़ा सा अब मैं हटा रहा हूं ताकि हम लोग इस थ्योरी को और आगे यहां पे बढ़ा सके। देखते रहिए, माइनस तो लगा है, एनर्जी जब आप लाने जा रहे हैं माइनस तो सामने लगा है। यहां क्या बचा है तो 2 बचा है, पाई स्क्वायर भी बचा है और m बचा है, ठीक। z और z क्या हो गया बच्चों z स्क्वायर e टू द पावर 2 इंटू e टू द पावर 2 e टू द पावर 4 और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या आ रहा है तो वो आ रहा है n स्क्वायर h स्क्वायर। और इसी की वैल्यू में यही है बच्चों आपका रेडियल एनर्जी का, एनर्जी ऑफ इनिशियल का डायरेक्ट फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला डायरेक्टली नीट में पूछा जा चुका है, ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा गया है नीट के एग्जाम में। 4 ऑप्शन में आपके सामने ये फॉर्मूला था, आपको आंसर करना था, और 2 से 3 बार पूछा है घुमा घुमा के, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब यहां पर आपको पता है m क्या है बच्चों तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू आप सबको याद रहती है कितनी 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। E क्या है तो ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी भी वैल्यू सबको याद होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट, हाँ जी, तो प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू आई होप सबको याद होती है 6.63 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। सारा डाटा मैं रखूंगा, पाई की वैल्यू 3.14 रखूंगा। जब मैं सारा डाटा रखूंगा बच्चों तो यहां से मुझे एनर्जी का एक नया इक्वेशन, एक नया रिलेशन मिलेगा, और वो आएगा माइनस 13.6। वेरिएबल कौन है जेड स्क्वायर और नीचे में एन स्क्वायर। ये आता है बच्चों किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम के लिए। मतलब कि बोर एनर्जी में जो एनर्जी का इक्वेशन आता है वो क्या आता है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। जैसे रेडियस में आप लोगों ने देखा, आप ये बड़ा सा फॉर्मूला तो लाते थे रेडियस में, पर उसको सिंपली सॉल्व करते थे 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड लेते थे एमस्ट्रॉन्ग में। यहां पर और उसी से आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। यहां पर भी एक शॉर्ट रिजल्ट आया है माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। बच्चों ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम आया है। अगर आपको जूल में चाहिए तो आप एक रिलेशन याद रख लीजिए कि 1 जूल इज इक्वल टू होता है, आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, आप एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज का सिंपली मल्टीप्लाई कर देना, मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिंपल सी बात है। तो करना ही क्या है, या उल्टा बोल रहा हूं क्या, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जैसे भी देख लेना, जूल जो भी होगा ये रिलेशन रहेगा, ठीक है। इस रिलेशन को आप डायरेक्टली यहां एग्जीक्यूट करो और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जूल को कन्वर्ट करना है, जूल में कन्वर्ट करना है। तो आप जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन के चार्ज का तो वहां आपको मिलेगा बच्चों 21.79 इंटू 10 की पावर माइनस 19, बाकी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर तो जैसा है वैसा ही रहेगा। ये वाला आंसर किस में आ गया जूल पर एटम। इसी को कोई बच्चा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको 2.18 लिख सकता है। भैया 2.179 एक डिजिट पहले कर दिया ना, 2.179 है, एक डिजिट पहले सिग्निफिकेंट कंसीडर करोगे तो एक डिजिट बढ़ा के लिखोगे इनटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर जूल पर एटम। तो ये आया आपका बच्चों एनर्जी का फाइनल रिजल्ट। ये किस में आया है तो ये आप लोग का आया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और ये आया है जूल में। तो ये दोनों रिजल्ट आप लोग याद रख लीजिए, एग्जाम में जो भी पूछे आप डायरेक्टली फॉर्मूला एग्जीक्यूट करना और फॉर्मूला रख के सिंपली चीजों को सॉल्व कर लेना, ठीक है। अब चलिए, ये मैंने तो एनर्जी रिलेशन को डिराइव कर दिया। अब हम एक काम करते हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम समझते हैं कि इसका यूज कैसे करना है, ठीक है।
तो बच्चों आइए फॉर्मूला को हम लोग अब यूज करना सीखेंगे, आराम से सीखना ना, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस भी करना है। और मैं पहले ही बता रहा हूँ बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई इसके। बोर रेडियस, बोर एनर्जी, आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि एक पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली नीट एस्पिरेंट के लिए और बोर्ड के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब आपके एकेडमिक्स के लिए, दैट इज द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का कॉन्सेप्ट और बोर रेडियस, बोर एनर्जी का कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल पॉइंट रहते हैं, आते ही हैं सवाल, आते ही हैं। आगे बच्चों मैं काम कर रहा हूं, यहां सब लोग ध्यान देंगे। चलो मैं यहां बनाता हूं, ये मान लीजिए न्यूक्लियस हो गया, ये उसके बाहर फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल और ये मान लीजिए फोर्थ शेल है। ओके, मैंने यहां पर ये फर्स्ट शेल लिया, दिस वाज सेकंड शेल, थर्ड शेल एंड दैट वाज फोर्थ शेल। सब में कौन रिवॉल्व कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के चारों ओर। ध्यान देना बच्चों, अगर मुझे फर्स्ट शेल की एनर्जी चाहिए, हमने अभी अभी एनर्जी का इक्वेशन लाया है क्या? 13.6 Z² अपॉन n स्क्वायर, किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये अभी अभी हमने एनर्जी का रेडीमेड डाटा लाया। मैं बात कर रहा हूं बच्चों फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूं? हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर हाइड्रोजन एटम के लिए बात कर रहा हूं, क्योंकि आप सबको पता है कि जो बोर का थ्योरी आया था, जो बोर का जिन्होंने थ्योरी प्रपोज किया था, उसने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक सब्सटेंसेस के लिए ही काम किया था। तो हम भी हाइड्रोजन के लिए काम करते हैं, ठीक है। Z कितना लेना? 1 लेना। अगर इसमें बच्चों फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाएगी, फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लानी है, मतलब n की वैल्यू कितनी होगी? 1। मान लीजिए मैंने इसकी एनर्जी क्या ले ली? E1। ध्यान देना, तो ये कितना हो जाएगा? -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वेरी इजी। देखो होगा क्या, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो एडवांस पे इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर मैं आपको E का रिलेशन Z और N के साथ बोलूंगा ना, तो सारे बच्चे बोल देंगे कि सर E जो है n स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जब नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है, जब फर्स्ट शेल से सेकंड शेल, सेकंड शेल से थर्ड शेल जा रहे हैं, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है ना। E जो है n स्क्वायर की इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। और ये गलती सारे बच्चे करते हैं, पर आप नहीं किए होंगे, क्योंकि आपको ध्यान देना है कि सामने क्या लगा है? माइनस। अब ये माइनस जो है ना, सारा कहानी बदल देगा, देखते रहो। अभी सबको लग रहा है ना एनर्जी एन की क्या है? इनवर्स प्रोपोर्शनल। बट अभी फोकस करो। अगर बेटा मैं सेकंड ऑर्बिट की बात किया, सेकंड ऑर्बिट, तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 2। तो मैं E2 नाम दूं, ये हो गया 13.6, z की जगह पे 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर। तो 13.6 अपॉन 4 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं थर्ड ऑर्बिट के लिए भी ले रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। थर्ड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू आपने 3 लिया, इसको मैंने E3 नाम दिया, और दिस इज 13.6 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर। 13.6 को आप 9 से डिवाइड कीजिए, देखिए -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास का आंसर आ रहा होगा। और अगर आप फोर्थ ऑर्बिट के लिए लेंगे, फोर्थ ऑर्बिट के लिए बच्चों आप ले रहे हैं, तो n की वैल्यू आप 4 रखेंगे, E4 मानेंगे, और यहां पर जब आप डाटा रखेंगे 13.6, z की जगह 1 स्क्वायर, मतलब z स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर, और n की जगह पे 4 स्क्वायर, मींस -13.6 अपॉन 16 कर रहे हैं, जिसकी फाइनल वैल्यू 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब अगर मैं आपसे ये पूछ दूं कि मैग्नीट्यूड वाइज आप मुझे बताइए E1, E2, E3, E4 में कौन बड़ा, तो सीधी सी बात है ये -13.6 है और ये -0.85 है। तो आप सबको ये पता है कि -13.6 से -0.85 में -0.85 बड़ा है। इसका मतलब साफ साफ क्लियर हुआ कि E1 से E2 बड़ा है, E2 से E3 बड़ा है, और E3 से E4 बड़ा है। तो कुल मिला के बच्चों जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहा है तो मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज कर रहा है। पर हमको पहले क्या लग रहा था कि एनर्जी क्या है? n की इनवर्स प्रोपोर्शनल है। व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस वैल्यू ऑफ एनर्जी शुड डिक्रीजेस। बट एक्चुअल में ऐसा आया क्या? उस माइनस के हो जाने से सारी कहानी बदल गई। नंबर ऑफ शेल बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी भी क्या हो रहा है? इंक्रीज करने लगा। कहने का मतलब यह है कि अगर यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है और आपने उसको एनर्जी दी,
वो एक्साइटेड हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल में एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी, थर्मल एनर्जी आएगी, जो भी बोलो, मॉलिक्यूल एक्टिवेट हो जाएंगे और वो जंप करके हायर एनर्जी में आ जाएगा, मतलब फर्स्ट शेल से कूद के सेकंड शेल में आ जाएगा। समझ में आया? इसने और एनर्जी दिया तो सेकंड शेल से कूद के थर्ड शेल में आएगा, और इसी से एक शेल से दूसरे शेल में जो जंप करता है ना, उसी को हम लोग बच्चे बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। क्या नाम देते हैं? एक्साइटेड स्टेट। तो अगर मैं आपसे बोलूं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए आप पहले समझो, सबसे शुरू में इलेक्ट्रॉन कहां था? तो भैया n=1 में था, उससे तो छोटा कोई शेल है ही नहीं ना, उससे छोटा तो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, तो सबसे छोटा n=1 है, तो मैं मान लीजिए फंडामेंटल ऑर्बिट है। वो क्या है? फंडामेंटल ऑर्बिट। और जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दिया तब वो एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होकर कहां कूद गया आएगा? सेकंड शेल में। इसका मतलब फर्स्ट टाइम एक्साइटेड करने पर आप कौन से शेल में एंटर कर गए? सेकंड शेल में। सेकंड टाइम एक्साइटेड करोगे तो आप थर्ड शेल में आ जाओगे। तो कुल मिला के ऐसा समझो कि जो सेकंड ऑर्बिट है, इसी का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसी का मतलब क्या है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। जेईई मेंस ने पूछा इसको कुछ साल पहले ही कि हाइड्रोजन के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी लेवल कितनी है? ऑप्शन में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। हो गया आंसर। ये जेईई मेंस में आया हुआ बच्चों क्वेश्चन है। क्या बोलोगे? इतना आसान। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोल के कंफ्यूज कर दिया। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब जब भी जो भी एक्साइटेड स्टेट बोलेगा उसमें आप एक बढ़ा देना। मैं बोल रहा हूं थर्ड एक्साइटेड स्टेट मींस कौन से ऑर्बिट, कौन से शेल पे बात हो रही है? फोर्थ पे। एक एक बढ़ा के ना। थर्ड ऑर्बिट मींस दिस इज सेकंड एक्साइटेड स्टेट, ठीक। फोर्थ ऑर्बिट मींस थर्ड एक्साइटेड स्टेट, क्योंकि आपने स्टार्टिंग की थी फर्स्ट से, ठीक है, n=1 से। यहां पर फंडामेंटल है, उसके बाद एक एक एक्साइटेड स्टेट मतलब एक एक ऑर्बिट आप एक्स्ट्रा बढ़ा देना ना। एक और बात, ये जो मैंने पूरा डाटा लिखवाया है, ये पूरा डाटा मैंने इसलिए लिखवाया क्योंकि ये जो हमारे सामने मिथ रहता है कि n की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी लेवल डिक्रीज करता है, ये मिथ क्लियर हुआ कि n की वैल्यू बढ़ने से मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, और ये कॉन्सेप्ट आप लोग एटॉमिक स्पेक्ट्रम में भी यूज करेंगे। मतलब जब मैं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दूंगा तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने ऑर्बिट को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्बिट में जंप करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप किया बच्चों, तब ऑब्वियस सी बात है उसकी एनर्जी लेवल चेंज हो गई। फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल 13.6 थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, सेकंड में -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, थर्ड में -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, फोर्थ में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में जाता है, जैसे आपकी अर्थ है, अर्थ की भी अपनी ऑर्बिट में उसकी एनर्जी लेवल फिक्स है। किसी दूसरे ऑर्बिट का अगर आप देखेंगे, जुपिटर का ऑर्बिट का, उसका एनर्जी लेवल कुछ और होगा, उसकी स्पीड कुछ और होगी, उसका टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन कुछ और होगा। समझ में आ रही बात है? तो मेरा कहने का मतलब ये है बच्चों कि जब इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे शेल में कूदेगा, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाएगा, एनर्जी लेवल चेंज होगी। और आप सबको पता है जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यही तो प्लैंक्स का एनर्जी इक्वेशन था, E=hν। तो अगर एनर्जी चेंज हुई है तो फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो भैया फ्रीक्वेंसी होता है c/λ या v/λ, वेलोसिटी स्पीड अपॉन वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई है तो वेवलेंथ चेंज होगी, और जब वेवलेंथ चेंज होगी तब डिफरेंट कलर ऑफ लाइट एमिशन करेगी, और यहीं से बच्चों जनरेट करेगा एटॉमिक स्पेक्ट्रा का कॉन्सेप्ट या हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट। तो स्पेक्ट्रम का कॉन्सेप्ट भी इन डिफरेंट शेल की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं पहले ही बोल दिया कि कहां और यूजफुल रहेगा। तो साइंस में आप टॉपिक को रिलेट करके चढ़ो कि भैया आज जो पढ़ रहे हो ना, आगे कहां यूज होगा उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन रहना चाहिए। एक और बात बता दो बच्चा कि ये जो मैंने सारा कहानी किया है ना, ये सारा कहानी IIT एडवांस में आ चुका है। IIT एडवांस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा गया था मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन में। उससे पूछा था कि बोर के डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी लेवल क्या क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए थे, उन 4 ऑप्शनों में किसी ऑप्शन में -3.4 था, किसी में -1.5 था, किसी में -4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, और -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था। बात हाइड्रोजन की गई थी। तो ऑब्वियस है कि ये दोनों जहां जहां ऑप्शन थे वो वाले सही थे, -4.2 और -6.8 नहीं आता, ठीक है। तो ये एडवांस में आया है, ये जेईई मेंस में आया है, और ये रिलेशन जो अभी रेडियस का बनाए थे वो नीट में आ चुका है। तो हाईली डिमांडिंग टॉपिक है भाई, ये हाईली डिमांडिंग टॉपिक। तो होपफुली पूरी बातें आप लोग ठीक से समझ पाए।
नहीं है तो एक बार और आप चीजों को देखिए, क्योंकि हर एक छोटी से छोटी चीज जो आई है हमने उन सबको कवर करने का पूरा प्रयास किया। अब प्यारे बच्चों एक और चलो यहां से मैं कुछ सवाल प्रैक्टिस करवा देता हूं कि भैया एग्जाम में कैसे सवाल बनेंगे। ठीक है, 11th के पेपर में हमारा प्रयास यह है कि हम पढ़ाई ऐसा करें ना कि हम संपूर्ण पढ़ाई करें, कॉन्सेप्ट पे हमारा ध्यान रहे। कौन सा एग्जाम देना है नहीं देना है, सब में बेस्ट करना है भाई। सब में बेस्ट तभी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट एकदम स्ट्रांग चलेगा, आपकी मुट्ठी में रहेगा। आज ये क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 नाम दे दे रहा हूं मैं कि मान लीजिए हमसे बोला है फाइंड द एनर्जी लेवल फॉर सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li+2 एटम। Li+2 एटम के सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल लाना है। कोई टेंशन नहीं है, सेकंड ऑर्बिट ये नाम देते ही आप समझ गए n की वैल्यू हो गई 2, Li+2 नाम देते ही आप समझ गए z की वैल्यू कितनी हो गई 3। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी आयंस बनते हैं एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, Li+2 का भी एटॉमिक नंबर 3 है। अगर आपको ये डाउट आ जाए कि सर नहीं +2 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन बचा तो एटॉमिक नंबर 1 हो गया। एटॉमिक नंबर 1 का नाम बेटा हाइड्रोजन है। एटॉमिक नंबर 1 का नाम हाइड्रोजन है। इसको हाइड्रोजन बोलते हो क्या? इसको तो अभी भी आप लिथियम आयन ही बोल रहे हो ना। जब लिथियम आयन ही बोल रहे हो तो अभी भी एटॉमिक नंबर इसका क्या है 3 ही है। एनर्जी का तो आपने अभी फॉर्मूला पढ़ा कि एनर्जी इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू z² अपॉन n²। सीधे सीधे वैल्यू रख दीजिए। z² मीन्स व्हाट 3² अपॉन 2²। सॉल्व कीजिए। -13.6 इंटू 9/4। इतने पार्ट को मैंने अभी अभी सॉल्व किया था सेकेंड ऑर्बिट के लिए। ठीक है, ये आया था बेटा -3.4 इंटू क्या हो गया 9। मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 9 4 जा 36, 9 3 जा 27 और 30, तो ये आ गया 30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मेरी टोटल एनर्जी आ गई जो क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऐसे आपको कोई भी एटम दे देगा और कोई भी ऑर्बिट दे देगा, आपसे डिमांड करेगा आप उसके उस पर्टिकुलर ऑर्बिट का एनर्जी कंसीडर कीजिए। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको कोई दिक्कत होने वाली है, सिंपली आप चीजों को सॉल्व करने में केपेबल है। ठीक है बच्चों, चलिए एक छोटा सा काम हम और करेंगे। मैं इसी में आप लोग को कुछ और नई बातें भी सिखाना चाहता हूं, उस पर भी थोड़ा ध्यान दे लो। आपने रेडियस का तो मॉडल ला लिया, भैया रेडियस आपने क्या लाया, तो रेडियस का आपने फॉर्मूला लाया था 0. नहीं, पहले आप जो फॉर्मूला लाए थे उस पर बात कीजिए। n² अपॉन 4π² mze²। यही था आप लोग का रेडियस का फॉर्मूला। और यही रेडियस के फॉर्मूले को जब मैंने सॉल्व किया था बच्चों, तो मुझे एक सिंपल सा डाटा मिला था 0.529 इंटू n² अपॉन z। किसमें? एमस्ट्रॉन्ग में। सिंपल, ये रेडियस का हो गया कहानी पहला। ये सब रिजल्ट्स हैं और यही रिजल्ट्स न्यूमेरिकल बनेंगे और यही रिजल्ट्स डायरेक्टली फॉर्मूला बन के भी पूछे जाते हैं आपके सामने। तो नोटिस करना, बड़ा इंपॉर्टेंट काम होने वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले से इसलिए इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहा हूं, ओके, ध्यान देना। एनर्जी का भी आपने पढ़ा बेटा -2π² mz² e⁴ अपॉन में n² h²। सिंपल सी बात है। अब ये भी लाए हो, सॉल्व किए इसको, तो आपने कितना लिया -13.6 इंटू z² अपॉन n²। किसमें? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। जूल में लेना चाहते तो 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल पर इंटू z²/n² जूल पर एटम भी ले सकते थे। मैंने वो सारे डाटा अभी आपके सामने लिख के दे दिया था। चलो बच्चों, ये दो रिजल्ट्स तो हो गए। ये न्यूमेरिकल पार्ट है, घबराने का बिल्कुल नहीं है, साथ में चलना है और हर चीज कंप्लीट करके अपन चलेंगे। ठीक है, थर्ड में मैं आ जाता हूं। केवल हम लोग रेडियस और एनर्जी पे ही नहीं रुकते हैं, थोड़ा कुछ नया पढ़ लेते हैं। बिकॉज आप सबने साइंस चूज किया है और एज अ साइंस स्टूडेंट आपको साइंस पढ़ना है, ना कि सिलेबस कंप्लीट करना है। तो थोड़ा एक्स्ट्रा डालो भाई मिर्च मसाला। आप आ जाओ बेटा वेलोसिटी या स्पीड पे। वेलोसिटी या स्पीड पे इसका फॉर्मूला मुझे लाना है कि भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर एक पर्टिकुलर स्पीड से घूम रही है। जैसे आप सबको पता है अर्थ की सन के चारों ओर एक पर्टिकुलर स्पीड है, मर्क्यूरी की अपनी है, जुपिटर की अपनी है, वीनस की अपनी है, सबकी अपनी अपनी ऑर्बिट में अपनी अपनी रैंडम एक स्पीड है। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट ऑर्बिट में
अलग अलग स्पीड होगी। और वो कैसे निकालना है, तो यहां आप लोग यूज करेंगे फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। सारी चीज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है ये जो नील्स बोर है, ये जो हाइजेनबर्ग है, ये जो डी ब्रॉगली है, सब क्वांटम फिजिक्स के जमाने में पैदा हुए साइंटिस्ट हैं। तो मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी तो ये लोग अपनी थ्योरी में जरूर यूज कर ही रहे होंगे। ठीक है, तो आप कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलो ना कि यार ये लोग किए क्या होंगे। क्वांटम फिजिक्स में तो क्वांटम रेडिएशन थ्योरी तो यूज किए ही किए होंगे। तो क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन से अगर देखेंगे हम लोग, क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन में बच्चों प्लैंक ने दो थ्योरी दी थी, एक एनर्जी की E = h म्यू, और दूसरा दिया था एंगुलर मोमेंटम का, जिसको हमने रेडियस के रिलेशन में यूज भी किया था। एंगुलर मोमेंटम mvr, याद आ गया होगा मुझे लग रहा है मेरे प्यारे बच्चों को, NH/2π। ठीक है, तो यहां से बच्चों v की वैल्यू कितनी आ गई, v हो जाएगा NH/2π m × r। कोई टेंशन नहीं है। r की वैल्यू, ये जो r आया है, इस r की वैल्यू तो आप लोग पहले से ला रखे हो, सिंपली पुट कर दो, कहानी खत्म होने वाली है। तो जैसे ही मैंने r रखा, ऊपर है NH, नीचे हो गया 2πm, r की जगह पे हमने क्या रखा बच्चों, n²h²/4π²mze²। सिंपल है, ये 4π²mze² पलटी मार के ऊपर आ जाएगा, ये पूरा पलटी मार के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा NH। चलो मैं थोड़ा सा ये काम करता हूँ, थोड़ा स्पेस बनाता हूँ। अब कहाँ मिटाऊं मैं, इनको तो आप लोगों ने नोट कर ही लिया है। ठीक है, इनको ही हटा देता हूँ, बस ये नोट करके अपनी कॉपी में आप लिखे रहो, बस मैं ये चाहता था। ठीक है, यहाँ थोड़ा ऊपर लिखते हैं बच्चों, हो सकता है नीचे से कट भी जाए। आ जाइए ऊपर। तो V = हमारा क्या चल रहा है, NH है ऊपर में, और ये पूरा पलट के ऊपर आ गया, ये हो गया 4π²mze² डिवाइडेड बाई, नीचे क्या है 2πm है ये पार्ट, और क्या है n²h²। आसान है, बस दिख बड़ा रहा है और घबराना पड़ता है पहली पहली बार जब बच्चे पढ़ते हैं तो, पर ऐसा कुछ है नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन वाली बात हो रही है। m घर गया, m कैंसल हो गया, ये n² है और ये h² है, और ऊपर भी एक n और एक h है। आप इमीडिएटली समझ गए, कि भैया नीचे क्या बचेगा, बस एक NH, ये n²h² कैंसल हुआ इस NH से, ये 2 है बेटा और यहाँ 4 है, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 2, पाई है और ऊपर π² है, तो केवल क्या बचा पाई, अब बगल में क्या है ze²। ये बन गया वेलोसिटी का रिलेशन, सिंपल सी बात है। इसी को जब आप लोग थोड़ा सा सिंपल करके सॉल्व करोगे, जब इसको थोड़ा सा सिंपल करके सॉल्व कर लोगे बच्चों, तो यहां से आप लोग समझ जाइए कि वेलोसिटी का 2π की वैल्यू 3.14, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज और h की वैल्यू का डाटा जब आप पुट करोगे तो ये भी आता है 2.18 ले लो या 2.66 जो भी आता है। ठीक है, यही प्रिय पर आप समझ लीजिए कि यहां पर मैं कहना बस ये चाह रहा हूं कि जो v है वो z/, क्या है, n के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि जब जब नंबर ऑफ शेल बढ़ेगा, v की वैल्यू, वेलोसिटी या स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, रिड्यूस होने लगेगी। ठीक है, तो ये पूरी बातें हैं, आपको इन सबको नोट करो। इनफैक्ट और अगर पढ़ना चाहो तो फ्रीक्वेंसी में आ जाओ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे। होता क्या है फ्रीक्वेंसी, तो स्पीड अपॉन v बाई लैम्डा लेते थे। लैम्डा क्या होता था, एक डिस्टेंस, कवर्ड डिस्टेंस। यहां मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन का टोटल कवर्ड डिस्टेंस क्या होता है, उसका सरकमफेरेंस मतलब 2πr। v की वैल्यू बच्चों अभी आपने लाई है कितना, 2πze² अपॉन में nh डिवाइडेड बाई, फिर से 2π, r की वैल्यू बच्चे को पता चल चुकी है, n²h² अपॉन 4π²mze²। सारा डाटा सॉल्व कीजिए, फ्रीक्वेंसी का फाइनल रिजल्ट आप लोग को मिलने वाला है 2π कैंसल, NH से ये कैंसल होने वाला है, ये पलट दीजिए, ऊपर क्या बचा है ze², उसमें कौन मल्टीप्लाई करने वाला है 4π²mze², और नीचे है एक NH और उसी में मल्टीप्लाई कर रहा है n²h²। तो प्यारे बच्चे जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपको मिलने वाला है 4π², m रह जाएगा, z
जेड स्क्वायर ई की पावर 4 डिवाइडेड बाई NQHQ। क्या आया? NQHQ। तो ये बन गया फ्रीक्वेंसी का रिलेशन। इसी फ्रीक्वेंसी को 1 बाई फ्रीक्वेंसी कर दो तो टाइम पीरियड का रिलेशन बन जाएगा। तो कहने का टोटल मतलब यही है कि सारे रिजल्ट्स आप लोग खुद से कंसीडर करते जा रहे हो। ये रिलेशन आया, फ्रीक्वेंसी जो है वो जेड स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ ऑर्बिट के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा। तो ये सब मैथमेटिकल काम है, वर्क है, जिनको आप लोग आराम से कर सकते हो। ठीक है, इन सभी को नोट करो बच्चों।